बैटरी डाउन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा साहब ने, जिनकी बैटरी डाउन हुई हुई है बकौल उनके। इस पे क्या आप पहले बात कर रहे थे? मुझे लग रहा है शायद वो रिकॉर्डिंग में आ गया है। मेरा एडिट करने का कोई इरादा नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, थोड़ी देर और बैटरी चलाइए। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, और आज हम आपसे दो चीज़ें समझना चाहेंगे। एक तो अफगानिस्तान की एम्बेसी भारत में बंद हुई है, उसकी क्या रीज़न है, और दूसरा कनाडा ने कहा है भारत से कि वो प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। तो क्या भारत इस बात के लिए इंडिया के लोग या इंडिया की गवर्नमेंट तैयार है? तो सर सबसे पहले हम कनाडा पे बात कर लेते हैं। देखिए, कनाडा पे अगर आप बात करना चाहती हैं पहले तो उस पे ही बात कर लेते हैं। दैट्स इवन वंडरफुल। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि कोई भी एक समझदार व्यक्ति जो है वो अब इस मैटर को अंत करना चाहेगा, और जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी, दैट हैज बैकफायर्ड। और वो बैकफायर्ड इसलिए कर गया क्योंकि वेस्ट जो है वो अभी जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े होने के का कोई इरादा नहीं रखता फॉर अ कॉज विच इज ट्रिवियल एंड विच इज डिस्पेंसेबल, क्योंकि कोई ऐसा कॉज नहीं है जिसको कि वेस्ट स्पाउस करता है। तो वो ये जिद है कि भाई हम खालिस्तान के लोगों को यहाँ पे हर्बर करेंगे और उनको जो है वो ब्रेक इंडिया के जो उनका मंसूबा है उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फलने फूलने देंगे। तो दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब यूक्रेन का जो बॉर्डर वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन इंडिया का बॉर्डर की वेस्ट में कोई वो नहीं है, उसको वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस और ये और वो कह के चलाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन पार्लियामेंट में लगा दिया, बट ही कुड नॉट स्टैंड हिज ग्राउंड। उसका रीजन ये कि आज तक वो एक भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं दे सके हैं। एलिगेशन तो हम कुछ भी लगा दे भाई, स्कूट एंड वो शूट एंड स्कूट वाली बात है कि हम आपको बोल दें, आप मुझे बोल दें जी अभिषेक जी तो चोर है, इन्होंने मेरी प्रोग्राम चुराई है। ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो स्टैब्लिश भी करना पड़ेगा ना भाई, कब चुराया क्या चुराया ये भी तो बता दें आप। तो जस्टिन ट्रूडो एक्सपेक्टेड वेस्ट टू अलाइ विथ हिम, वेस्ट टू स्टैंड बाय विथ हिम, वो हुआ नहीं। पहले G20 के साइडलाइंस पे नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने G7 को साथ में लेने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली व्हेन ही वाज कंप्लीटली लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ही हैड नो अदर मींस लेफ्ट except to go in the parliament on in the House of Commons of Canada and then take the refuge of parliamentary privileges of saying anything against India. कहाँ है एविडेंस? नहीं है कोई एविडेंस। अब उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, इंडिया ने कहा इनफ इज इनफ। और थोड़ी सी कैलकुलेशन ये भी इंडिया की सही बैठी होगी कि देखिए अभी वेस्ट जो है उसके सारे के सारी गोटियां फंसी हुई हैं गलत जगह पे। यूक्रेन के विवाद में उन्होंने ये देख लिया कि उनका जो ये माइट था, वेस्टर्न सैंक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम पे कंट्रोल, ये सब कुछ काम नहीं आया। 2 साल से यूक्रेन रशिया युद्ध अनवरत चल रहा है, रशिया की इकोनॉमी पे धेले भर का फर्क नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी यूरोप की इकोनॉमी डूब गई, बिकॉज की जो वो यूरोपियन जो रशियन गैस था, रशियन ऑयल था, जिसके बदौलत वो काम करते थे, वो जब बंद हो गई वो सप्लाई, उनको जब ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ा तो उनकी हालत खराब हो गई। उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनके यहाँ इकोनॉमी जो है, चाहे जो जर्मन इकोनॉमी थी वो लास्ट क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ में गई थी, डिप्रेशन जिसको आप कह सकती हैं। तो ये सब उन्होंने फेस किया। तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर ये चाइना और रशिया का नेक्सस हो जाए और कहीं इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाए, तो वेस्ट जो है वो एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। वेस्ट दुनिया को सामान बेचता है, हाई इनपुट्स, दुनिया को चीप प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना बेचता है, लेकिन हाई एंड गुड्स जो है, बढ़िया कारें हो गई, बढ़िया इंजन हो गए, बढ़िया मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए, ये आज भी दुनिया को वेस्ट बेचता है। वेस्ट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये रूट बंद हो जाए, इसलिए वो चाइना और रशिया का गठजोड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, झेल नहीं सकते। और ये गठजोड़ में अगर इंडिया शामिल हो जाए उस तरीके से जैसे वो फैथम करते हैं, लाइक एन अलाई, तो फिर दैट विल बी द डेथ नेल ऑफ द वेस्ट।
तो वो इंडिया को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। और इसी बात का फायदा जो है, या इस बात की अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लोगों को है कि ये हाई टाइम है, ये कनाडा से अभी अपना जो है स्टीम लूज मत करो, उनसे नेगोशिएट करो कि अगर तुम हमसे प्राइवेट में बात करना चाहते हो तो तुम ये नॉनसेंस ऑफ खालिस्तान को बंद करो। और हम ये नहीं करें कि तुम इलीगल और एक्शन लो, लेजिटिमेट एक्शन लो। ये लोग जो थ्रेटन कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे सिख भाई बंधुओं को बोलने नहीं देते, इस पे आप एक्शन कीजिए, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप अपना सामान उठाइए यहाँ से। तो दिस इज व्हाट इट इज। प्राइवेट में बात करें, बट प्राइवेट में बात करने में क्या बात करना है? आपने कहा इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करो, हमने कर दिया कि निज्जर जो है वो एक ग्रेडेड आतंकवादी है। आपके यहाँ पे कनाडा में इकलौता जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जो एयर में, वो खालिस्तानियों ने किया था, उसके बाद भी आप सबक नहीं सीखना चाहते हो। तो दिस इज फॉर देम टू डिसाइड कि प्राइवेट में बात क्या करना है। हमारा तो स्पष्ट है कि खालिस्तानियों पे एक्शन लीजिए आप। लेट्स सी। तो सर इनको लग रहा होगा कि क्या हो सकता है, अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, खासतौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात की, हालांकि पहले उनको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए थी, या अपने जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। आपको नहीं लग रहा कि अब वो पछता रहे होंगे और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बात को खत्म कैसे किया जाए? शुरू तो कर दिया है, लेकिन खत्म कैसे किया जाए? एग्जैक्टली उन्होंने इंडिया को बैठे बिठाए एक बड़ा अच्छा जिसे समझ लीजिए वो हथियार पकड़ा दिया कि खालिस्तान मुद्दे को अब वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज इन फुल एक्शन। उन्होंने ये अब नहीं छोड़ना खालिस्तान मुद्दे को, इनको वो कहना है इसको बंद करो इस नाटक को। तो उन्होंने कह दिया आप अपने जो आज उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप अपना एम्बेसी से जो 70 के करीब आपके जो डिप्लोमेट है इनको कम करें, आप ले जाएं 40 के आसपास के डिप्लोमेट या 42 के आसपास डिप्लोमेट, हमें या 30-31 चाहिए, हम पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करें, इससे अच्छा है कि आप उनको निकाल लें। तो कनाडा के हाथ पांव फूल गए, बिकॉज कि ये वेस्ट भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, और इंडिया एक उनका बहुत जबरदस्त एम्प्लॉय वो है, ट्रेड पार्टनर है। प्लस जो जिस पार्टी के बल पे ट्रूडो की सरकार बनी हुई है, जगमीत सिंह की पार्टी पे, उनका तो कोर वोटर ही ये खालिस्तानी है। तो वो उनको लूज करने का, चूंकि अब जब इंडिया उनके पंजाब के घरों पे जब एक्शन कर रहा है तो दे आर फीलिंग द हीट। तो उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में लोग नाराज हो रहे हैं, और उनको अगर जगमीत सिंह को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बचानी है तो उनको इनका वोट चाहिए होगा। तो दे मतलब जिसे कह लीजिए कि ही हैज बीन कॉट ऑन रॉन्ग फुट, और अब वो माफी मांगना चाहते हैं कि प्लीज इसको जो है खत्म करो प्राइवेट में। बट आई थिंक प्राइवेट में इंडिया विल मेक इट्स पोजीशन वेरी क्लियर that any criminal activity committed by Khalistani with impunity should be stopped. आप लेजिटिमेट लीगल एक्शन कीजिए, हम आपसे कोई लेजिटिमेट एक्शन नहीं चाह रहे, लेकिन इनको फ्री रन मत दीजिए। ये आप करेंगे तो हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज आपके साथ कोई बहुत बड़ा हमारा ट्रेड नहीं है, 10-15 बिलियन डॉलर का है। तो सर इन्हें तो पब्लिकली सॉरी बोलना चाहिए ना इनके प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो उनको अब ये लग रहा है कि भाई उन्होंने ही गलती की है, उन्होंने ही इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर अगर पब्लिकली आप एलिगेशन लगा सकते हैं तो फिर सॉरी भी बोल सकते हैं, उनको सॉरी बोलना चाहिए भारत को। ठीक है। अब देखिए इस मतलब मैं इसको ऐसे भी देखूंगा, आखिर का वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ एक हेड ऑफ स्टेट है, तो उनकी एक रिस्पेक्ट तो रहती है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन empty word of sorry. We are interested a solid, concrete, and verifiable action against Khalistani, not just a cosmetic surgery. आप खालिस्तानियों के अगेंस्ट में एक्शन लें, और हमारे जो बेचारे जेन्युइन सिख भाई बहन है वो डर के रहते हैं यार इन लोगों की वजह से, टेररिस्ट की वजह से। तो उनको आप फ्री उनको जीने का हक दें, उनको आप सांस लेने दें, आप करें। बाकी वी डोंट नीड सॉरी, इट्स ओके। आप हेड ऑफ स्टेट है, आपने एक्शन किया, वी विल वर्क विथ यू एज अ पार्टनर। बस हमारी छोटी सी डिमांड है, क्रैक डाउन ऑन खालिस्तानी गूंस। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से, खैर हमें तो काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है, और अभी पाकिस्तान ने जब से ये अनाउंस किया है कि जो इलीगल तौर पे रह रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान में उनको निकाला जाएगा, तो उसके ऊपर तो खैर अफगानिस्तान का कुछ रिएक्शन भी आ गया है, और यकीनन ये कोई आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि वो इतने लाखों लोगों को
बाहर निकाल सके। और ना ही ऐसा है कि जो इन्होंने एक डेट दे दी है कि जी फलानी डेट को निकल जाए तो उस वक्त सबके सब जो है वो बहुत ही उस मैसेज को या उस बात को गवर्नमेंट की सीरियसली लेंगे और निकलने को तैयार होंगे, क्योंकि 40 साल से ज्यादा हो गए हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए। लेकिन अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है वो बंद हुई है भारत में, उसकी क्या वजह है? देखिए वो तो एक तो ये भी था कि जो ये जो एम्बेसडर थे, आपके क्या नाम है अफगानिस्तान के, उनका नाम था फरीद मामुनजे, वो अपॉइंट किए गए थे गनी साहब के द्वारा। आज की डेट में डिफैक्टो गवर्नमेंट तो तालिबान की है, डी ज्यूरे गवर्नमेंट जो है आप कह लीजिए एग्जाइल में गनी साहब की और उनके जो डेप्यूटी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो लोग चलाते हैं मेरे ख्याल से कजाकिस्तान से या उज्बेकिस्तान से, इसी किसी कंट्री में है वो, सेंट्रल एशिया की। तो वो उनकी गवर्नमेंट थी। अब आप ऐसी एम्बेसी के स्टाफ को रख के क्या करेंगे जो तालिबान जिनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। तालिबान के, बिकॉज की एम्बेसी इज अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, बट ये वाली एम्बेसी तो मीडियम छोड़िए, ये तो ऑब्स्टेकल हो गई थी। क्योंकि फरीद साहब जो इसको हेट कर रहे थे आज 2-2.5 साल से, वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे तालिबान के साथ, और जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तालिबान के बीच में वो नहीं था। ही वाज अ ऑब्स्टेकल इन दैट पीपल इन दैट स्टेट टू स्टेट कॉन्सेप्ट। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना आपको सपोर्ट करेगी, किस चीज के लिए सपोर्ट करेगी? आप एज एन एम्बेसी छोड़ दो, आप बाहर आके रहो एज ए नॉर्मल सिटीजन, वी आर मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू, टू गिव यू अजाइलम। बट आप एज एन एम्बेसडर रहना चाहते हो और आप एम्बेसडर की कोई ड्यूटीज फंक्शंस को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। और जो रियल पॉलिटिक है उसमें तालिबान इज डी फैक्टो दी गवर्नमेंट, डी ज्यूरे है नहीं है, टू हेल विद दैट, बट दे आर कॉलिंग द शॉट। हमको अगर तालिबान के लोगों की मदद करनी है तो अब हम अफगानिस्तान की एम्बेसी में कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो तालिबान ने ये कहा था कि भाई वो जो कादिर शाह या कुछ है, उनको वो चाह रहे थे कि वो एम्बेसडर बने, और ये कह रहे थे कि ये फरीद मामुनजे जो हैं ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये तो गनी को करते हैं। तो इसलिए उनका जो ऑफिशियल वो आया कि जो स्टेटमेंट वो यही था कि मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की एम्बेसी ने जो दिया कि we acknowledge our shortcomings in meeting the expectation and requirements necessary to serve the best interest of Afghanistan and its citizens due to the lack of diplomatic support in India and the absence of legitimate functioning government in Kabul। तो आप जब आप गवर्नमेंट ऑफ काबुल को लेजिटिमेट ही नहीं मान रहे हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? तो दैट वाज अ मेजर ऑब्स्टेकल। इसी वजह से इसको हटाया गया है कि मतलब ये ये यूरोप चले गए, हटाया तो नहीं गया, ये यूरोप चले गए और फिर इन्होंने एम्बेसी को क्लोज डाउन कर दिया। मेरे ख्याल से अब वो जो अफगान के तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको टेक ओवर करेंगे, बट दिस इज द स्टोरी। बिल्कुल सही। लेकिन सर जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलती ही रहती है, चाहे पाकिस्तान के साथ रहे या कुछ भी आपको लगता है। लेकिन साथ साथ इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो करेंसी है वो भी बेटर हो रही है। बाकी चीजें तो जो खराब हो रही है वो हो रही है, लेकिन एक अजीब बात है कि करेंसी इनकी पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि बेटर जा रही है। तो सर आपको लगता है कि इनकी गवर्नमेंट आगे चल पाएगी या जो बाकी कंट्रीज हैं वो इनको कोई हैसियत देंगी, वो जो पोजीशन ये चाहते हैं तालिबान, क्या वो नहीं मिल पाएगी? देखिए फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस तालिबान को दुनिया डिफैक्टो रिकॉग्नाइज कर चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है ना। करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब कि उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस तो स्थापित किए जा रहे हैं ना। क्वेश्चन तो यही है कि आर कंट्रीज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन इंटरनेशनल रिलेशन विद तालिबान? आंसर इज यस, बट वो उसको लेजिटिमेट, वो तालिबान को कंप्लीट फ्री हैंड भी नहीं देना चाहते और कंप्लीटली उनको शन भी नहीं करना चाहते। तो ताकि तालिबान जो है वो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो जो चोगा है उसको उतार न दे, और एट द सेम टाइम अगर वो तालिबान कहीं फिर से फ्री और सेफ हेवन फॉर वेस्टर्न इनिमिकल फोर्सेस ना बन जाए। तो ये एक डबल एज सोर्ड है जिसको आपको चलना पड़ेगा। तालिबान के साथ दुनिया ट्रांजैक्शंस कर रही है उनको माने बिना कि आप गवर्नमेंट हो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, उनको मान, जैसे इंडिया ने देख लेना, इंडियन एमएनसी बंद हुई है तो वो तो मान रहे हैं ना कि भाई आप जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव है उनको आने दें, क्योंकि हम तो आपके साथ काम नहीं कर सकते, आप तो काम नहीं कर रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट ही आपको काम नहीं करने देती है आपकी, आप जिसको रिप्रेजेंट करते हो उसको आप इलेजिटिमेट कहते हो।
तो इसलिए ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ये इफेक्टिवली दुनिया इसके साथ ट्रेड कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, मगर उसको लीगली वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो सिंपली दे आर सेइंग दैट कि ठीक है, जरूरत भर का करेंगे, बट हम उसको, आपके कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होंगे, आप मुझे किसी कोर्ट में सू नहीं कर पाओगे। तो वो चल रहा है, और अफगानिस्तान भी ऐसे फंक्शन कर रहा है। अब ये है कि भाई, चूंकि उनके साथ कोई इंपोर्ट हो ही नहीं रहा, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो उनकी जो उनका वो है, क्या नाम है, करेंसी, वो स्ट्रांग होगा ही होगा। बहुत सी जो चीजें होती थी जो अफगानिस्तान में आती थी इस्लाम के नाम पे, उन्होंने मना कर दी कि अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो जब आपको करेंसी डॉलर कम देना पड़ेगा, और आप जो है, आपके लोग आपसे खरीदेंगे ज्यादा, आप बेचोगे कम, तो आपकी करेंसी तो स्ट्रांग होगी। तो ओपीएम बेच रहे हैं, बाकी और भी चीजें जो होगी वो बेच रहे होंगे वो, उस वजह से उनकी करेंसी की डिमांड मार्केट में बढ़ी है। बट ये कोई बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट फॉर गुड, इट्स समथिंग फॉर अ वर्स रीजन। तो वही है, मैं यही समझता हूँ कि अफगानिस्तान की ये दुर्भाग्य है कि वो एक ऐसे मॉडर्न एरा में इस प्रिमिटिव लाइफस्टाइल को जीने के लिए मजबूर हैं। बट उनकी एनडीएफ ने ही हथियार डाल दिए थे, जब वो आप ही नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि एनडीएफ के पास तो तोपें थी, टैंकें थी, बंदूकें थी। वो हीरो होंडा CD 100 पे लड़ने वाले जो रैग टैग लोग थे, उनसे वो हार गए। अब क्या कर लेंगे? लेकिन सर, बहुत से स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के भारत में भी मौजूद हैं और आते भी रहते हैं, और अभी जैसे एम्बेसी बंद हुई है, या आपके ख्याल से अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशंस कैसे हैं? क्या जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, या जो लोग अफगानिस्तान के सब भारत में मौजूद हैं, क्या उनको भी चेक किया जाएगा कि वो लीगल तरीके से रह रहे हैं कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं? जो कि जैसे पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। खैर, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो पाकिस्तान अब करने जा रहा है, और बात है कि काफी टफ टाइम मिलेगा। लेकिन क्या भारत में भी आपके ख्याल से ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं अफगानिस्तान के, जिनके पास परमिट ना हो रहने का? बहुत से अफगानीज जो हैं इंडिया में रहते हैं। अफगानीज रेफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में काफ़ी तादाद में रहते हैं, कोई छोटी नंबर नहीं है ये, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो जुलाई 2023 का जो रिपोर्ट है कि 15,000 रेफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, जिनको यूएनएचसीआर ने आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है ना। उसके अलावा इलीगल जो होंगे वो इसके भी कई ज़्यादा उनका नंबर होगा, क्योंकि होता यह है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ में किसी बंदे को रिफ्यूजी का स्टेटस दे देते हो, उसके पास रिफ्यूजी वाला कार्ड आ जाता है, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वेलबीइंग का जिम्मेदारी उस स्टेट को लेना पड़ता है। और फिर ये भी होता है कि वो रिपैट्रिएट भी उसको होना होगा जब टाइम आ जाएगा। तो 15,000 रिकॉग्नाइज्ड है हमारे यहाँ, और करीबन मेरे ख्याल से 1.5 लाख लोग होंगे जो कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड होंगे, जिनको इंडिया ने रिफ्यूजी नहीं माना है, बट इंडिया हैज अलाउड देम टू स्टे बैक। बट ये है कि मैं तो इस बात को मानता हूँ कि भाई देखिए, वेटिंग तो होनी चाहिए। आप अपने कंट्री में ना इलीगल लोगों को नहीं अलाउ कर सकते कि जो मन आ रहा है, वो कोई सराय नहीं है कि जो मन आ गया वो रह ले, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो घोस्ट है, वो कुछ भी करके निकल जाए। ना तो वो इनकम टैक्स देता है, ना तो वो कोई कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी के ग्रोथ में, और वो और सारे के सारे बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी वो ले रहा है। तो ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, वेटिंग होनी चाहिए। और जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसको तो पकड़ के सीधा डिटेन करना चाहिए, बाहर अपने देश जाओ भाई, आपके पास आपका देश है, वहां रहें आप। आई एम ऑफ दिस ओपिनियन। जी, लेकिन इसके ऊपर भारत कोई काम कर रहा है आपके ख्याल से, या हमने अभी शुरू नहीं किया गया? क्योंकि हमने तो, आपने देखा है कि हमारे यहाँ से तो कहा गया है कि कर रहे हैं इसके ऊपर। हमने भी किया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी था रोहिंग्याओं का। रोहिंग्या बहुत सारे यहाँ पे लीगल आ गए थे, उनको फिर हटाया गया कि भाई आप ऐसे थोड़े हैं। फिर क्योंकि वो जो रोहिंग्या आए थे वो बहुत से जिसे आप कह लें टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे, और एक डेंजरस सिचुएशन आ चुकी थी, नेशनल जो है सिक्योरिटी को खतरा आ गया था, तो आपको ऐसे मेजर्स लेने लगते हैं। हाँ, अफगान के साथ ऐसा कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अफगानियों के साथ हमारे हजारों साल के रिश्ते हैं, एक प्रेम है अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंडिया का। तो हम चाहते हैं कि उनके जो बच्चे आते हैं उनको हम पढ़ाएं लिखाएं, उनको मौका दें कि वो ज़िंदगी को संवार पाएँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, और अगर हो सके तो इस जन्म में अपने देश की सेवा कर पाएँ, और अगर नहीं हो पाता है, तो भी वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो अच्छी बना पाएँ। तो कई हमारे यहाँ अफ़गानी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, अफ़गानी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में खेलने के लिए ट्रेन किया जाता है, अफ़गानी मिलिट्री को ट्रेन किया जा रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन किया जा रहा है। इंडिया इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट इट कैन डू सो दैट कि अफ़गानिस्तान डज़ नॉट स्लिप्स इंटू chaos, और थोड़ा बहुत इंडिया का जो स्वय है वो बना रहे। आप देखिए 3 बार इंडिया ने उनको फूड ग्रेन्स की मदद की है, उनको मेडिकल सप्लाई से मदद की है तालिबान की सरकार आने के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ द तालिबानी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। नेवरदलेस
इंडिया हैज डन मोर देन इट कुड हैव डन इवन फॉर अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो फिर अब तो दे रहे हैं ना, आप छोड़ तो नहीं सकती ना, क्योंकि अगर आप छोड़ दी, जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको इंडिया अफोर्ड नहीं करना चाहेगा, बिकॉज वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो तो लॉलेसनेस का होगा। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे और ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी आएंगी कि वो बहुत खतरनाक लोग होंगे। तो इससे पहले कि वो सिचुएशन आए, आप उसको निप इन द बट कीजिए। क्योंकि आपको याद होगा, और इराक में जब अटैक कर दिया था इसने, जॉर्ज बुश ने, उसके बाद वो इराक को छोड़ के गए, तो वहां पे आईएसआईएस हुआ। जो सीरिया में जो खाना जंगी हुई, और उसके बाद इराक में एक पावर वैक्यूम था, दैट गेव बर्थ टू द आईएसआईएस। और आईएसआईएस ने जो मेहम और डिस्ट्रक्शन फैलाया, वो हम दुनिया के सामने है। सो अफगानिस्तान कैन नॉट बी अलाउड टू बी अ पॉलिटिकल वैक्यूम, कि अगर वहां पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया और वहां पे ऐसी फोर्सेस और ऐसी आइडियोलॉजीज होने लगी जो इंसानियत के लिए खतरा है, तो वो आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए भी खतरा होंगे। सो वी कांट लेट अफगानिस्तान स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड कंप्लीटली। सो अफगानिस्तान के साथ कैरेट एंड स्टिक तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप स्टिक ये है कि आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करें, और कैरेट ये है कि थोड़ी मदद उनकी करते रहें, ताकि वो कंप्लीटली क्योस में स्लिप ना हो जाए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इस चीज़ के ऊपर ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वो ड्रग्स स्मगलिंग और हथियारों की और कई तरह की चीज़ें भी वहाँ से हो रही हैं, और उसमें भी जो अफ़गानिस्तान के जो सिटीजन हैं उनका नाम आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान में तो यहाँ तक बात की गई है कि जो यहाँ पे कुछ अरसे में तकरीबन 24 से 25 सुसाइड बॉम्बिंग जो बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 14 जो हुए हैं, 24 में से 14 जो हुए हैं वो उसमें अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। तो खैर इस चीज़ की वजह से भी पाकिस्तान को मेरे ख्याल है थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू पाकिस्तान सो में मच सर। एक जी सॉरी जी जी, आप पाकिस्तान जी जी में एक कहिए। चीज़ और भी है ना, क्योंकि देखिए अफगानी जो है वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको पाकिस्तान का बॉर्डर मानते नहीं है। वो दे बिलीव कि अटक तक पूरा अफगानिस्तान है ना, पख्तूनख्वा को तो वो अपना रीजन मानते हैं। तो पाकिस्तान को तो उनके साथ बैठ के डिस्प्यूट ऑफ द बॉर्डर रिजोल्यूशन भी करना चाहिए, क्योंकि जिसको वो अपनी टेरिटरी कह रहे हैं वो डूरंड लाइन को मानने को तैयार नहीं है। सो सर पाकिस्तान नीड्स टू सिट डाउन विद देम। सर मानने का क्या है, मानने को तो हम भी कश्मीर का नहीं मान रहे होते हैं, मगर चल रहा है तो चल रहा है। ना आप दे रहे हैं ना हम दे रहे हैं, हमने भी उसको जिंदा रखा हुआ है, तो ऐसे ही हम इसको भी जिंदा रखेंगे, और इसका भी मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की लाइफ टाइम में कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी एक पीस होना चाहिए, और ये जो खास तौर पे जो सुसाइड बॉम्बिंग और किस्म की चीजें वो जरूर रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।